Okay, let's begin with the second chapter, how force affect the motion. तो लास्ट चैप्टर में हम लोग देखे मोशन के बारे में सीखने की कोशिश की, लाइक इसको मोशन बोला जाता है, व्हाट इज द स्टेट्स ऑफ मोशन, व्हाट इज द स्टेट लाइक कैसे चेंज होता है मोशन से रेस्ट कैसे जाता है, उस सब के बारे में डिस्कस किए। इधर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे हाउ फोर्स अफेक्टिंग द मोशन। देखो हम लोग सिंपल वर्ड में समझेंगे फोर्स का मतलब क्या है। एनीथिंग पुश और पुल इज नोन एज, हम लोग कुछ भी पुश कर रहे हैं या फिर पुल कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलने की कोशिश करेंगे, फोर्स। अब इससे कैसे पता चलेगा फोर्स अप्लाइंग वर्किंग इन certain changes we have to notice in during the applying of force. Sir, if the shape and size is changing, like okay, if the position of the object is changing, that can be say force is applied. If the direction of the object is changes, we can that time also we can consider force is applied. Okay, so like this time. अभी चलो ट्राई करते हैं कि एक चीज का एग्जांपल समझने के लिए। जैसे मैंने एक सिंपल छोटा सा बुक लिया है ना, हाथ में बुक लिया, आई अप्लाई सम फोर्स। ये बुक अभी कैसा शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है। अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूं तो आई कैन चेंज द शेप, सो दैट मींस आई अप्लाई सम फोर्स। लाइक दिस वे वी हैव टू अंडरस्टैंड पुश और पुल। लाइक मैं बुक को इधर लिफ्ट किया, इधर से इधर रखा या फिर इधर से इधर रखा, सो वी अप्लाई सम काइंड ऑफ थिंग्स टू बुक, दैट्स व्हाई इट कैन मूव और चेंज इट्स पोजीशन। हम लोग बोल सकते हैं फोर्स अप्लाई। दूसरा, देन मोस्ट ऑफ द टाइम वी लाइक यूज साइकिल्स, है ना। चलो साइकिल्स का एग्जांपल देके समझते हैं। जब हम लोग को पकड़ लो तेजी से जाना है, हम लोग क्या करते हैं, साइकिल में क्या करते हैं, जोर से पेडल करते हैं। तुम जितना जोर से पेडलिंग कर रहे हो उतना तेज साइकिल भाग रहा है। दैट मीन आप जोर से पेडल कर रहे हो। इसको हम लोग कैसे फोर्स से डिराइव कैसे करेंगे, आई अप्लाई मच मोर फोर्स। हम जितना फोर्स बढ़ा रहे हैं उसका स्पीड उतना ही ज्यादा होगा। सर देन ब्रेक, आई अप्लाई फोर्स, वो लेवल से होते हुए टायर में लगता है और वो स्टॉप होता है। That means हम लोगों को स्पीड इंक्रीज करने के लिए भी फोर्स चाहिए, या फिर हम लोगों को उसको कोई भी जो मोशन में उसको रोकने के लिए भी फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे पकड़ लो कोई दौड़ गया है ना, मैंने इसको रोकना है तो हम लोगों को क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स। चेंज द डायरेक्शन, हम क्रिकेट खेलते हैं, चलो गोल ने मारा है ना, तो क्या होता है, बॉल सीधा आ रहा था उसके तरफ, वो बैट घुमाया, बॉल दूसरा तरफ चला गया। कैसे, टू अप्लाई द फोर्स इट कैन, हम लोग कैसे समझ सकते हैं, इफेक्ट में क्या हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज करें। हम लोग हर टाइम पे हम लोगों का घर में हम लोग कुछ भी जब काम करते हैं, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी, एवरीथिंग वी अप्लाई फोर्स। बॉल खेलना, सर पैर से हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं बॉल के ऊपर, बॉल अपना डायरेक्शन चेंज करता है ना, स्पीड इंक्रीज या फिर डिक्रीज। See, some of the like pictures are also given in the screen. Okay, you can see kicking ball. Okay, next striking bat, squeezing lemon. Everything is related to force. Now, sir, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? ठीक है सर, समझ में आया? सर फोर्स अप्लाई हो रहा है everywhere. How we can measure the force? A simple device called string balance that is given over there. It helps us to measure the सर कैसे, सी फोर्स मेजर करने के लिए हम लोग क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट इधर होल्ड कर दिए, इधर बांध दिए, स्प्रिंग के हेल्प से बांध दिए, हम उसको सस्पेंड करने की कोशिश की। तो अभी वो ऑब्जेक्ट क्या करने का कोशिश कर रहे हैं, नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो सम काइंड ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं नीचे की तरफ जाने का। कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वी कैन सी हियर बाय द रीडिंग दैट इज रिटन इन न्यूटन्स। फोर्स का यूनिट क्या है, अभी हम लोग कोई भी चीज मेजर करने के लिए हम लोगों को जो काम होता है यूनिट। तो फोर्स का यूनिट का नाम है न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, जिसको एन कैपिटल एन से लिखा जाता है। अभी एक चीज जो समझना पड़ेगा कि फोर्स का एक डायरेक्शन है। सर मतलब मान के चलो इधर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ना, वो एक टेबल के ऊपर मैंने इसको प्लेस करके रखा है, बहुत अच्छे से वो टेबल के ऊपर प्लेस है। आई अप्लाई सम फोर्स, मैंने क्या किया, कुछ फोर्स अप्लाई किया। कुछ टाइम बाद मैंने क्या देखा, ऑब्जेक्ट पोजीशन ए से हट के पोजीशन बी पे चला आया। दिस इज द पोजीशन। मैंने क्या देखा, मेरा ऑब्जेक्ट पोजीशन ए पे था, मैंने क्या अप्लाई किया, कुछ फोर्स अप्लाई किया। ये ऑब्जेक्ट अभी अपना पोजीशन चेंज करके कहां पे चला गया, बी पे चला गया। तो ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग देखने का कोशिश करेंगे, ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव किया, इस तरफ। मेरा फोर्स किस तरफ था, इस तरफ। सर ये क्या समझाने का कोशिश करते हैं हम, एक चीज दूसरा। देखो हम क्लास 7 8 में वो पुश पुल का भी सीमित है, लेकिन अभी उतना जानने से हम लोगों को नहीं होगा, हम लोगों को लिटिल बिट डीपर ड्राइव करना पड़ेगा।
फोर्स का एक डायरेक्शन है सर, मतलब मान के चलो मैं ये जो मेरा बोर्ड है मैं दरवाजा उस तरफ धकेलने का कोशिश कर रहा हूँ, अगर बोर्ड भी इस तरफ जाएगा उस तरफ जाएगा, दैट मींस मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ किस तरफ, उस तरफ, है ना। सो फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ हुआ, उस तरफ। सो सिमिलरली जब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ मेरा ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी उस तरफ हो रहा है। सो इसको पॉजिटिव फोर्स बोला जाता है। ऐसा क्यों पॉजिटिव? बिकॉज द डायरेक्शन like the displacement of the object and the force का जो डायरेक्शन है सेम। देखो इस तरफ मैंने फोर्स अप्लाई किया, इसका डिस्प्लेसमेंट भी उस तरफ है। सर ऑपोजिट भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, ऑपोजिट भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है। सर 90 डिग्री कैसा? मान के चलो मैंने कुछ लोड लिया सिर के ऊपर, मान के चलो ऐसे, है ना, सिर के ऊपर ऐसा कुछ लोड लिया, सो दैट मींस मैंने फोर्स कहाँ पे अप्लाई किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फोर्स का मतलब क्या है। हम लोग फोर्स का मतलब कैसे समझेंगे पता है? फोर्स मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का कितना वेट है वही एक्चुअली उसका फोर्स हिसाब से काम करता है। जैसे मैं इधर खड़ा हूँ, तो मेरा ये जो सरफेस है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मैं कितना फोर्स दे रहा हूँ इसके ऊपर डिपेंड करेगा मेरे वेट के ऊपर। जितना ज्यादा वेट ज्यादा फोर्स, जितना कम वेट उतना कम फोर्स, है ना। तो चीज वही। तो मैं जब ये बुक को अपने सिर के ऊपर रखने का कोशिश कर रहा हूँ, बुक का वेट क्या कर रहा है, नीचे की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है। दिस इज द एनी ऑब्जेक्ट कैन ट्राई टू गेट लाइक डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये कोशिश कर रहा है नीचे की तरफ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ इसको ऊपर होल्ड करके रखा हूँ। दैट मींस आई नीड टू अप्लाई सम फोर्स। तब चीज को समझो, इसके ये कहाँ जाना चाहता है, नीचे की तरफ, मैं उसको कहाँ होल्ड करके रखा हूँ, ऊपर की तरफ। दैट मींस मेरा मतलब फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होना है। That's where we also can assume like this kind of examples are also handy, coming handy when we just talking about the force। But ये बहुत important चीज है ना। कोई भी क्या चीज मैं फोर्स अप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट किस तरह हो रहा है, दैट मींस फोर्स का डायरेक्शन होता है, ठीक है। आप किस तरह फोर्स अप्लाई कर रहे हो वही आपका डायरेक्शन, आप किस तरह भी फोर्स अप्लाई कर रहे हो वही फोर्स का डायरेक्शन बनेगा। अब एक वर्ड आएगा अनबैलेंस एंड बैलेंस फोर्स। इधर मान के चलो ये टेबल है, इसके ऊपर मैंने एक भारी भरकम एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। अब चीज को समझो, ये ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी क्या होगा, नीचे की तरफ, और ये टेबल का जो लेग्स है वो इसको क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ होल्ड करके रखा है, टूट के अंदर नहीं जा रहा। मतलब सर जैसे आप लोग अभी बेंच पे बैठे हुए हो ना, सो यू अप्लाई सम फोर्स ऑन द बेंच एंड बेंच ट्राई टू होल्ड यू, आपको टूट के नीचे तो नहीं जा रहा है। दैट मींस इस टाइम पे सर ये नीचे जाना चाहता है, ये उसको ऊपर रखने की कोशिश कर रहा है। दे बेसिकली बैलेंसिंग ईच अदर, किसी का भी पोजीशन चेंज नहीं हुआ, कुछ शेप कुछ चेंज नहीं हुआ। मान के चलो अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ 10 न्यूटन फोर्स दे रहा है, दैट मींस टेबल को भी उसको ऊपर रखने के लिए कितना फोर्स देना पड़ेगा। सो इन दैट केस दो तरफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, बट बेसिकली दे आर सेम, दैट्स व्हाई दे आर नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन। इस काइंड ऑफ चीज को बैलेंस फोर्स बोला जाता है। चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। इधर मैंने एक भारी चीज कुछ रखा, मैं इधर से फोर्स दिया 10 न्यूटन, है ना। हाँ, उधर से मेरा वो स्टूडेंट इधर से फोर्स दे रहा है 10 न्यूटन, ठीक है। दोनों हम लोग एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उधर से एक जन इधर से एक जन। आपको क्या लगता है ये ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करेगा? क्यों नहीं करेगा सर? दोनों साइड से तो सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट मींस इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। एट दैट स्टेज इसको बोला जाता है बैलेंस फोर्स। चलो एक काम करते हैं भाई, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इधर लिख देते हैं 5। अब बताओ किस तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा सर? इधर 5 इधर 10, इधर 5 इधर 10, दैट मींस मैं उधर ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं, सो इधर होगा मेरा डिस्प्लेसमेंट। मतलब इसका पोजीशन किस तरफ शिफ्ट करेगा, वो रीच करेगा लेफ्ट साइड। एट दैट टाइम मूवमेंट हो। क्यों सर? मल्टीपल फोर्स जो लग रहा था वो सेम नहीं है ना। इस टाइम ये ऑब्जेक्ट मूव करे, इफ इट मूव दैट टाइप ऑफ फोर्स वी कॉल अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक। अभी मान के चलो इधर मेरे पास ये चेयर है ना, मैंने इसको फोर्स लगाया, सर ये हिल रहा है, क्या अपना पोजीशन चेंज किया? नहीं किया। सर सच्ची में फोर्स लग रहा है, सच्ची में थोड़ा बहुत तो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, बट इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। दैट मींस एट दिस टाइम वी आर इन बैलेंस कंडीशन, बट नाउ इट्स चेंज इट्स पोजीशन। दैट मींस क्या हो रहा है, मैं इसको अनबैलेंस कर दे रहा हूं। दैट मींस आई अप्लाई द अमाउंट ऑफ फोर्स इट कैन बैलेंस इट।
भी जब होल्ड मान के चलो ये छोटा मिक्सर ये तो समझ में ही नहीं आएगा, बट जब हम इसको इसके ऊपर रखें ये होल्ड कर रहा है, बैलेंस फोर्स है ना। इफ इट कांट होल्ड दिस बुक दैट मींस इट इज द अनबैलेंस फोर्स। मेरे को इसको उठाना है दैट मींस मेरे को अनबैलेंस फोर्स देना पड़ेगा। सर इसका बैलेंस फोर्स कितना, वो नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर की तरफ पहुंचने नीचे की कोशिश कर रहा है, मेरा फोर्स ज्यादा है, दैट्स व्हाई वो ऊपर आ रहा है। यही है बैलेंस और अनबैलेंस का हिस्सा। दैट मींस टू मूव एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी मतलब क्या, जो रेस्ट पे है ना, टू मूव एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, हम लोग को अगर कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करना है मिनिमम उसका वेट से ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सर क्यों, बिकॉज उसका वेट, उसका जो वेट होगा वही उसके लिए एक डाउनवर्ड फोर्स या फिर एक फोर्स क्रिएट करेगा। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट को उसका पोजीशन से हिलाना है तो आपको उसका वेट से ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा टू मेक इट अनबैलेंस। सो बैलेंस मतलब क्या, कोई मैंने इसको चेयर कर ये हिल नहीं रहा है, दैट मींस अपना जो जमीन है या फिर सरफेस है वो उसको ऊपर वाला फोर्स दे रहा है, नीचे वाला फोर्स दे रहा है, एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट मूविंग एट ऑल। दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस। तो फोर्स रिकैप करो, हम लोग क्या समझे फोर्स का मतलब, सर एनीथिंग। फोर्स से क्या हो सकता है, सर डायरेक्शन चेंज हो सकता है, कोई अगर रेस्ट में हो मोशन में जा सकता है, कोई मोशन में हो रेस्ट में आ सकता है ना, कोई शेप एंड साइज हम लोग चेंज कर सकते हैं, और भी कुछ बहुत सारा कुछ हो सकता है। मेरे को अभी फिलहाल इतना ही याद है। तो ऑल ये सब अगर हुआ हम लोग को क्या पता चलेगा, हाँ सर फोर्स अप्लाई हुआ। फोर्स को मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा डिवाइस यूज करते हैं सर, इसको क्या बोला जाता है, मेजरिंग स्प्रिंग बैलेंस, मेजर फोर्स। बेसिकली सर क्या है, इसमें एक तरफ का वेट लिखा रहता है, एक तरफ का न्यूटन का हिसाब लिखा रहता है। सो व्हेन वी होल्ड इट एनी ऑब्जेक्ट वी कैन सी हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड। सर इसमें तो ईटा रखा है या फिर कोई भी पत्ता रखा है, कैसे पता चलेगा, हम उसका देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अगर तुमको हिलाना है तो तुमको मिनिमम कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज़ उसका वेट ही अल्टीमेटली क्या बनता है, फोर्स बनता है। मेरा बात समझ पा रहे हैं। सो बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स क्या है, मान के चलो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को दोनों तरफ से हम लोग फोर्स अप्लाई करें, 2 3 4 किसी भी तरीके से, लेकिन उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, वो अपने जगह पे फिक्स्ड है, दैट मींस इट इज अ बैलेंस फोर्स, है ना। टग ऑफ वॉर, दोनों साइड पे हम लोग खींच रहे हैं लेकिन कोई अपना जगह हिल नहीं रहा है, दैट मींस बोथ साइड हैविंग अ बैलेंस फोर्स। कौन जीतेगा कैसे पता चलेगा, इफ देयर इज एन इम्बैलेंस फोर्स देन ओनली वन साइड इज विन एंड वन साइड विल बी लूज। दैट्स हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस force thing ना, we apply every time। सर दरवाजा ओपन करने के लिए we have to push something, pull something, that means we are applying force every time, everywhere। just we need to learn वो actual क्या है, बस उसका नाम सीखना है और कुछ नहीं है। यूनिट याद रखो, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। बाद में जाकर ये भी यूनिट चेंज होगा, मॉडिफाई होगा, चेंजेस होगा। नेक्स्ट ये टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, कुछ नया टर्म हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, बैलेंस एंड बैलेंस हुआ, टग ऑफ वॉर है। So we can see here, अब ये था सर इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है सर, सर देखो दोनों एक ही साइड पे फोर्स अप्लाई कर रहा है ना, तो टोटल फोर्स कितना 16 सर कैसे, because they two are applying in the same direction। so if the force is applying in the same direction, total force निकालने के लिए we have to add words, sir opposite direction, what we need to do, net force, net effective force कितना है सर, opposite side पे, तो क्या करना पड़ेगा, subtract। That's how it can be done। Okay? Now आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं और क्या हो सकता है। See, ये क्या लिखा है, the force of friction often overtook but heavy pressure। सर मतलब क्या, फ्रिक्शन क्या है, हम लोग क्लास 8 में डिस्कस किए। सर फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन मतलब एक इनविजिबल फोर्स जो किसी भी सरफेस के ऊपर से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जब जाता है उसके ऊपर अप्लाई होता है। क्यों, दो सरफेस के बीच में एक क्या होता है, एक इरेगुलरिटीज होता है। कभी भी दो सरफेस 100% नहीं हो सकता है, इन बिटवीन गैप होता है, तो उसमें क्या होता है, वो रोकने का कोशिश करता है। सर मतलब कैसे, समझ में नहीं आ रहा है। मान के चलो हम लोग इस तरफ जाने का कोशिश कर रहे हैं, मैं इस तरफ जाने का कोशिश कर रहा हूँ, है ना। सो पकड़ो ये बॉल है, ये सरफेस है, दिस इज माय सरफेस एंड दिस इज माय बॉल। तो बॉल किस तरफ जाने का कोशिश कर रहा है सर, इस तरफ जाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन सरफेस उसको क्या करने का कोशिश करेगा सर, रोकने का कोशिश करेगा। व्हाई सर, बिकॉज़ सरफेस में हमेशा यही उसका टेंडेंसी होता है टू ऑपोज द मोशन मतलब मोशन को रोको।
ये बॉल की ये सरफेस के ऊपर से जाने की कोशिश कर रहा है, सरफेस क्या करेगा, ये बॉल को रोकने की कोशिश करेगा टू अप्लाइंग अ ऑपोजिट फोर्स, व्हिच इज नोन एज फ्रिक्शन। सर फ्रिक्शन क्या क्या चीज के ऊपर डिपेंड करता है? सबसे पहला तो सरफेस, सरफेस जितना स्मूथ होगा रफ होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सरफेस अगर स्मूथ है, सरफेस अगर रफ है, सर रफ स्मूथ का मतलब कैसे पढ़ रहे हो, ये स्मूथ सरफेस है, अगर नीचे देखेंगे सरफेस तो दिस इज रफ, दैट मींस रफ में मेरा ज्यादा होगा, स्मूथ में मेरा फ्रिक्शन कम होगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका वेट, वेट बिल्कुल, अगर ये बॉल लोहे का बना है, अगर इमेजिन ये सेम बॉल लोहे का है, प्लास्टिक का है और एक रबर का है, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किसमें कम लगेगा? सर प्लास्टिक में। व्हाई? बिकॉज़ इट इज गोइंग टू बी मच मोर लेस ऑफ वेट। सर क्यों? जितना भारी ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा फ्रिक्शन, जितना लो ऑब्जेक्ट उतना कम फ्रिक्शन, ये सिंपल लॉजिक। लेकिन सर अचानक से हम फ्रिक्शन पे क्यों आ गए, या फिर फ्रिक्शन को मैं किसमें जोड़ने का कोशिश कर रहा हूँ? वेट। मैं चेयर पे बैठा हूँ, मैं चेयर पे बैठा हुआ हूँ, है ना? अब कोई अगर धक्का देता है तो चेयर हिल नहीं रहा है। सर क्यों? बिकॉज ये इसका फ्रिक्शन अभी बढ़ गया। सर क्यों बढ़ गया? बिकॉज आई सिट ऑन द चेयर, the friction, the weight overall chair is increasing, that's why the friction level is also going to be increased। when अगर मैं रिमूव होता ये आराम से दिख जाता, तो वही चीज है फ्रिक्शन। सर अब दो तीन टर्म्स हैं इस चैप्टर रिलेटेड जो हम लोग को समझना पड़ेगा, क्योंकि दिस फोर्स इज ऑल रिलेटेड टू मोशन, तो हम लोगों को कुछ इससे रिलेटेड टर्म समझना पड़ेगा। सबसे पहला वाला टर्म होगा इनर्शिया। क्या नाम बताया? इनर्शिया। उससे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ओके, लेट्स डिस्कस द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो न्यूटन ने ये चैप्टर मतलब मोशन के साथ लिंक करके तीन तो लॉज बनाए। सो दिस इज आवर फर्स्ट लॉ। सबसे पहले ये फर्स्ट लॉ बोलने का क्या कोशिश कर रहा है? फर्स्ट लॉ क्या बोलने का कोशिश कर रहा है? फर्स्ट लॉ बोलने का कोशिश करता है, if any object is in rest, it try to be in rest. If any object is in motion, it try to be in motion in the same direction with same speed. Again, repeat. If any object is rest, it try to be in rest. If any object in motion, it try to be in motion with same speed in same direction. Until unless external force is applied. मतलब कोई अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो क्या कोशिश करेगा? रेस्ट में रहने का। कोई अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में सेम स्पीड में सेम डायरेक्शन में चलता जाएगा, चलता ही जाएगा until unless external force is applied। सर तो फिर मतलब एज पर न्यूटन मैं एक बार क्या करता हूँ, साइकिल में बैठता हूँ, एक बार पेडलिंग कर दिया जोर से, तो दैट मींस साइकिल चलता ही जाएगा। ये होता है सर, तो फिर न्यूटन का लॉ गलत है। न्यूटन का लॉ 100% कौन रोक रहा है? फ्रिक्शंस। तो फ्रिक्शन जैसे हम लोग का हेल्पफुल भी करता है, वैसा हम लोग का कुछ डिसएडवांटेज भी क्रिएट करता है। इट इज नॉट अ टाइप ऑफ डिसएडवांटेज, बट एज पर द लॉ सेज अगर कोई रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहिए, अगर कोई मोशन में है तो मोशन में रहना चाहिए until unless external force is applied। ये जो फर्स्ट लॉ से हम लोग को एक वर्ड आएगा इनर्शिया। इनर्शिया सर, इनर्शिया क्या है? बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ इनर्शिया, एक रिलेटेड होगा रेस्ट से, एक रिलेटेड होगा मोशन से। सर इनर्शिया का मतलब क्या है? टेंडेंसी, टेंडेंसी टू नॉट चेंज इट्स स्टेट। सर मतलब इनर्शिया बेसिकली क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ टेंडेंसी, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, वो चेंज नहीं होना चाहता है, वो रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहना चाहता है। दैट टेंडेंसी इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा, कोई अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो क्या कोशिश करता है? मोशन में ही रहने का कोशिश करेगा, वो टेंडेंसी को क्या बोलेंगे? इनर्शिया ऑफ मोशन। फॉर एग्जांपल विदाउट एग्जांपल हाउ कैन वी अंडरस्टैंड? सर जैसे अगर मैं बस पे खड़ा हूं, है ना, बस खड़ा मतलब बस इज लाइक इन अ बस स्टॉप, आई जस्ट मैं खड़ा हूं बस पे, अचानक से बस चालू, हम लोग कैसा फील करें? पीछे जाने का फील करें। सर वहां होता है कि नहीं? जब बस अचानक से चालू होता है हम लोग पीछे की तरफ झटका का, क्यों? बिकॉज आवर फीट बेसिकली इट इज टचेस टू द बस सरफेस।
तो बस जब सडनली मोशन में गया मेरा फीट मोशन में चला, बट माय अपर पार्ट ऑफ द बॉडी डज नॉट वांट टू गो इन द मोशन, उसको रेस्ट वाला इनर्शिया में वो अटका हुआ है सर, इसीलिए पीछे की तरफ झटका मारता है। ओके, सेम चीज को अभी बस चल रहा है, आराम से चल रहा है, सामने टोटो आ गया, ब्रेक मारा, क्या हो सर सामने की तरफ झुक जाएंगे, सामने की तरफ झुक रहे हैं बिकॉज मेरा अगेन फीट इज कनेक्टेड और फीट इज टचेस द सरफेस, दैट्स व्हाई वो सडनली स्टॉप हो जाता है, बट अपर पार्ट मोशन में रहना चाहता है, इसीलिए हम सामने की तरफ झुक जाते हैं। So this first clause से हम लोग को ये दो वर्ड समझ में आता है सर, inertia मतलब क्या, tendency to not change in state। एग्जांपल समझ में आया, एग्जांपल समझ में आया, so always try to remember this kind of example। हो सकता है आप लोग definition भूल जाओ, लेकिन एग्जांपल याद रखो, इसके निकाल सकते हो। And for the law, if the laws came in the exam, you have to write it as it is। The first law says that if any object in the rest, it try to be in rest. If any object in the motion, it try to be in the motion in a straight line with same speed until unless external force is applied। That is the statement of first law। Now, इसके बाद हम लोगों को और एक तो नया वर्ड क्या था सर, इनर्शिया था, हो गया फर्स्ट लॉ। चलो फर्स्ट लॉ के बाद हम लोग को जो और एक तो प्रॉब्लम आएगा, या नहीं प्रॉब्लम नहीं, और एक तो नया वर्ड आएगा जो है एनीबॉडी, मोमेंटम। सर ये क्या है मोमेंटम? मोमेंटम को हम लोग नॉर्मली ये छोटा सा p से लिखते हैं, ये है उसका फॉर्मूला। सर a स्टैंड फॉर मास, b स्टैंड फॉर वेलोसिटी, m स्टैंड फॉर मास, d स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी। सर बेसिकली क्या है फिर मोमेंटम? मोमेंटम क्या है? इधर एक गाड़ी खड़ा है, गाड़ी और मैं टच हुआ, कुछ होगा मेरे को नहीं, वही गाड़ी मेरे को 40 में के धक्का लगा। ओके, सो फ्रॉम द सेकंड लॉ से स्टार्ट करने से पहले ये हम लोगों को सबसे पहले जानना पड़ेगा क्या है ये मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। जो हम लोग एग्जांपल दे रहे थे सर, एक ट्रक खड़ा है, हम उसका बाजू में लेके खड़ा होगा, उसको टच भी किया, कोई फीलिंग नहीं, कुछ नहीं, वही ट्रक अगर बाई चांस बीच पे भी आके हमको मारा तो हम तो खत्म हो जाएंगे, है कि नहीं? तो ट्रक भी सेम, हम भी सेम, है ना? जब हम टच कर रहे थे कुछ नहीं हो रहा है, अचानक से उसके अंदर क्या आ गया? वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन है सर? स्पीड का भाई, अच्छा चलो, ओके। सो सीआईडी देखा, सीआईडी ध्यान, दरवाजा खोलो, दया जाके नहीं, पीछे दो स्टेप पीछे आता है, देन जाके लाना। व्हाई? gain the velocity। सर क्यों? yes, gain the velocity। सर velocity का मतलब क्या होगा? देखो मास के साथ जब velocity को मल्टीप्लाई करेंगे जो प्रोडक्ट मिलता है, it basically huge compared to normal जो तुम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हो। सर ये भी क्या फोर्स है? हाँ बेसिकली ये भी फोर्स का ही एक तरीका है भाई, मोमेंटम। तो क्या नाम बताया? मोमेंटम। सर इसका अगर हम लोग यूनिट ढूंढने का कोशिश करेंगे, मोमेंटम का यूनिट क्या निकलेगा? सर कैसे यूनिट निकालते हैं? मास का यूनिट क्या है भाई? ग्राम या फिर किलोग्राम, कुछ भी पकड़ लो। सर वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। सो बेसिकली ग्राम से अगर लिंक करेंगे तो क्या बन जाएगा? ग्राम मीटर पर सेकंड या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सो दिस गोइंग टू बी द यूनिट ऑफ मोमेंटम। सो व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट before starting with the second law, we have to learn little bit about momentum, because second law says that the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force। सर क्या बोले हम? The rate of change of momentum। चलो इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। Let mass is equal to m। ओके, मेरा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है मेरा u, एंड माय फाइनल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी v। टाइम टेकन इज इक्वल टू, मान के चलते हैं t। सर इसको ग्राम में रखो, दिस इज गोइंग टू बी मीटर पर सेकंड, दिस इज गोइंग टू बी मीटर पर सेकंड, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ सेकंड। सो हम लोगों को अभी क्या जानना है? चेंज। अच्छा, सबसे पहले अगर हम इनिशियल मोमेंटम के बारे में सोचेंगे, इनिशियल मोमेंटम कैसे निकालेंगे सर?
इनिशियल मोमेंटम कितना आएगा मास इनटू यू। सर मेरा फाइनल मोमेंटम कितना आएगा m इनटू v। इसको समझो सर क्यों, बिकॉज इनिशियली मेरा वेलोसिटी इतना था तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी सॉरी इनिशियल मोमेंटम और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल मोमेंटम। सर क्यों, सर वेलोसिटी जितना होगा उतना ही मोमेंटम होगा, इनिशियली इतना था फाइनल इतना हुआ तो इतना ही हुआ। नाउ टेल मी चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे सर, चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे सर, चेंज निकालने का तरीका होता है फाइनल माइनस इनिशियल। बेसिकली क्या हो जाएगा mv माइनस mu। कितना मोमेंटम में चेंज हुआ सर, इससे निकल जाएगा। Now the last word rate, whenever the word rate is there always try to remember डिनोमिनेटर में भाई कुछ नहीं, सिर्फ आपको ये जो है टाइम लिख देना है। ठीक, अब बताओ हम क्या बता रहे थे, the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force। सर मतलब that means ये जो rate of change of momentum जो निकला इसलिए ये क्या है, rate of change in momentum। ठीक, ये क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ये देखो ऐसा कुछ इसका शक्ल बन रहा है। कैन आई टेक m कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो क्या बनता है अगर m कॉमन लेते हैं तो सर m कॉमन ले लिया, इसको ऐसे लिखे v माइनस u नीचे t। इसको कुछ जाना पहचाना लग रहा है आपको, क्या है सर v माइनस u बाई t बेसिकली a स्टैंड फॉर एक्सीलरेशन। सर मतलब मेरा जो फोर्स है बेसिकली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास इनटू एक्सीलरेशन के साथ। ये है आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो हम लोग को अल्टीमेटली समझाने का कोशिश किया। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, फोर्स का मतलब पुश पुल नहीं, मास इनटू एक्सीलरेशन। व्हाई दिस चैप्टर इज कॉल्ड द फोर्स लॉज ऑफ मोशन, बिकॉज़ ये एक्सीलरेशन किसके साथ जुड़ा हुआ है सर, मोशन के साथ। दैट्स व्हाई दिस चैप्टर नेम फोर्स लॉज ऑफ मोशन। सेकंड लॉ क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। सी अगर हम लोगों को क्या प्रॉब्लम होगा सर, इधर तो प्रोपोर्शनल साइन है, प्रोपोर्शनल से डायरेक्टली कुछ पता नहीं चल रहा है, सो इफ वी नीड टू रिमूव द प्रोपोर्शनल साइन एंड कन्वर्ट इट इनटू इक्वल साइन, मेरे को एक कांस्टेंट k बिठाने का जरूरत पड़ेगा और इधर लिखेंगे ma, ये ऐसा कुछ फिगर है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम k इज इक्वल टू 1 हमेशा। तो हम लोगों का जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी योर अल्टीमेट फार्मूला फॉर ओके। हम